हाय फ्रेंड्स। लीजिए हम स्टार्ट करते हैं NISM सीरीज 6 अगेन डिपॉजिटरी ऑपरेशन सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन मॉक टेस्ट सीरीज का पार्ट नंबर 4। तो लीजिए पार्ट 4 का क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉर RNT एजेंट्स ए मिनिमम नेटवर्थ ऑफ डैश इज प्रेस्क्राइब्ड इन एडिशन टू ए ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन बाय सेबी। देखिए इसका मतलब हुआ कि RNT एजेंट्स को अगर डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट बनना है तो जो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन बाय सेबी जो रिक्वायरमेंट है उसके एडिशनल उस एडिशंस की रिक्वायरमेंट के बाद उसको कितना नेटवर्थ चाहिए। तो RNT एजेंट्स के लिए बिकॉज सभी डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट में सभी की रिक्वायरमेंट डिफरेंट डिफरेंट होती है, तो स्पेसिफिकली RNT एजेंट्स की कितनी रिक्वायरमेंट होती है। ऑप्शन है A 50 lakhs, B 10 करोड़, C 100 करोड़ एंड D 1 करोड़। तो देखिए इसका हमारा आंसर है B। तो हमें RNT एजेंट्स को अगर डीपी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए तो उसकी नेटवर्थ 10 करोड़ मैंडेटरी है एज पर सेबी। तो देखिए इसका एक्सप्लेनेशन पढ़िए। नेटवर्थ सेबी regulations 2018 prescribe a minimum net worth criteria for different kind of applicants, and for RNT agents a minimum net worth of 10 crore is prescribed in addition to a grant of certificate of registration by SEBI। तो RNT एजेंट्स को अगर वो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट का लाइसेंस अगर उसे चाहिए तो उसकी नेटवर्थ का क्राइटेरिया 10 करोड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, DP should take appropriate insurance cover to insure against losses arising from any possible business and risk and system failure। ऑप्शन A ट्रू, ऑप्शन B फॉल्स। तो देखिए डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स बहुत सारे काम करता है, शेयर्स की ट्रांजेक्शंस, डेबिट क्रेडिट्स होते हैं उसमें, और डेफिनेटली डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स में सारे जो इन्वेस्टर्स हैं, जो क्लाइंट्स हैं, उसमें उनका इंटरेस्ट होता है। तो हमारे पास इसका जो आंसर होगा वो हमारे पास इसका आंसर होगा A ट्रू। जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है उसको इंश्योरेंस कवर लेना चाहिए, क्योंकि कई बार बिजनेस सिस्टम फेलियर हो जाता है, कोई बिजनेस रिस्क हो जाती है, तो अगर उस टाइम के बीच में अगर किसी भी तरह का रिस्क होता है तो उस रिस्क को कवर करने के लिए डीपी को एक एप्रोप्रिएट इंश्योरेंस कवर की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो इसलिए इसका आंसर हुआ ए। इसका देखिए एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। डीपी शुड टेक एप्रोप्रिएट इंश्योरेंस कवर टू इंश्योर अगेंस्ट लॉसेस अराइजिंग फ्रॉम एनी पॉसिबल बिजनेस रिस्क एंड सिस्टम फेलियर। द डिपॉजिटरी however takes insurance for itself and on the behalf of all DPs। तो जैसे डीपी इंश्योरेंस कवर लेते हैं, वैसे ही जो हमारी डिपॉजिटरी है, जो कि इंडिया में दो है, CDSL एंड NSDL, दोनों उनके बिहाफ पे भी इंश्योरेंस कवर लेती हैं। द इंश्योरेंस कवर बिजनेस रिस्क एंड सिस्टम फेलियर रिस्क। डीपीज में एडिशनली टेक फॉर देमसेल्व्स इंश्योरेंस कवर्स रिस्क लाइक थेफ्ट, फायर एक्सेट्रा। तो वो अपने लिए एक्स्ट्रा भी ये रिस्क कवर ले सकते हैं, इसलिए हमारा आंसर हुआ ए ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट एलिजिबल फॉर डिमेटेरियलाइजेशन एज पर सेबी डिपॉजिटरी एंड पार्टिसिपेंट्स रेगुलेशंस 1996। ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स। तो देखिए इसका हमारा आंसर है ए। जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स हैं वो भी एलिजिबल होते हैं डिमेटेरियलाइजेशन के लिए। अब इसका अगर हम एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं तो देखिए, अकॉर्डिंग टू सेबी रेगुलेशंस 2018 किस किस तरह की सिक्योरिटीज होती है जिसको आप डिमेटेरियलाइज फॉर्म में रख सकते हैं। तो वो हमारे पास शेयर्स, स्क्रिप्ट्स, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर स्टॉक्स और अदर मार्केटेबल सिक्योरिटीज ऑफ सिमिलर नेचर ऑफ एनी इनकॉर्पोरेटेड कंपनी और अदर बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूडिंग अंडरलाइन शेयर्स ऑफ ADR एंड GDR। तो ADR और GDR बोल रही है अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स एंड ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स। एंड सेकंड, यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड्स, rights under collective investment schemes and venture capital funds, commercial paper, certificate of deposit, securitized debt, money market instruments, government securities and unlisted securities। ये सभी डीमेटेरियलाइजेशन के लिए या आप ये कह सकते हैं कि इनको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखने के लिए या इनको डीमेट के लिए पॉसिबल है, तो ये सभी उसके लिए डीमेटेरियलाइजेशन के लिए क्वालिफाई करते हैं। हेंस आंसर इज ए ट्रू। The depository is recorded in the books of the issuer as a registered owner and in the records of the depository the security holder as beneficiary owner। तो देखिए इसका हमारे पास ऑप्शन है ए ट्रू एंड बी फॉल्स। ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू है। उसका देखिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या होता है। बुक्स ऑफ इशूअर क्या होती है कि जैसे कंपनी है, फॉर एग्जांपल हम लेते हैं, फॉर एग्जांपल हमने कंपनी ले लिया यहाँ पर नाम ITC लिमिटेड। अब यहाँ पर इशूअर कौन हुआ? ITC। तो उसकी बुक्स में क्या होता है,
जो डिपॉजिटरी होती है, डिपॉजिटरी मींस CDSL एंड NSDL, वो जिनके जिनके डिपॉजिटरी के पास जो अकाउंट्स हैं वो कैसे ट्रीट होते हैं, वो रजिस्टर्ड ओनर होते हैं उन सिक्योरिटीज के अपने क्लाइंट के बिहाफ पे, और जो डिपॉजिटरी के रिकॉर्ड्स में होती हैं इन्वेंट्रीज, उनके सिक्योरिटी होल्डर है वो बेनिफिशियल ओनर होता है। तो देखिए टाइप ऑफ ओनरशिप यहाँ एक्सप्लेन की हुई है। मान लीजिए कि हम ये कह सकते हैं कि हाँ ये इशुअर है। अब इशुअर में जो भी बुक्स है, जो इशुअर की बुक है, उसमें रजिस्टर्ड ओनर जो है, डिपॉजिटरी है, वो रिकॉर्ड रहेगा उसका एज ए रजिस्टर्ड ओनर, और एंड इन द रिकॉर्ड्स ऑफ डिपॉजिटरी, जबकि डिपॉजिटरी के रिकॉर्ड में है द सिक्योरिटी होल्डर एज ए बेनिफिशियल ओनर। इसको थोड़ा सा फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूं एक एग्जांपल से। तो मान लीजिए ITC लिमिटेड है, वो हुआ इशुअर, तो उसकी बुक के अंदर जो डिपॉजिटरी होंगी, डिपॉजिटरी हुआ CSDL और NSDL, वो होंगी ट्रीट एज ए रजिस्टर्ड ओनर, और जो NSDL और CSDL जो हमारी डिपॉजिटरी है, उनके रिकॉर्ड में जो भी डीमैट अकाउंट होल्डर होंगे वो ट्रीट किए जाएंगे एज ए बेनिफिशियल ओनर, क्योंकि वो सिक्योरिटीज के अल्टीमेट ओनर हैं, तो उनको ट्रीट किया जाता है बेनिफिशियल ओनर। तो हमारा आंसर हुआ ए, ट्रू। देखिए एक बार फिर से एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं, रजिस्टर्ड ओनर और बेनिफिशियल ओनर। इन डिपॉजिटरी सिस्टम द ओनरशिप ऑफ सिक्योरिटीज डीमेटेरियलाइज इज वेस्टेड इन द सिक्योरिटी होल्डर। तो जो ओनरशिप होती है सिक्योरिटीज की, जो डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्म में होती है, वो सिक्योरिटी होल्डर की होती है। डिपॉजिटरी इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ इशुअर एज ए रजिस्टर्ड ओनर। तो इशुअर कौन हुआ, कंपनी हुई, उसकी बुक्स के अंदर जो रिकॉर्डेड होती है डिपॉजिटरी, वो होती है एज ए रजिस्टर्ड ओनर। एंड इन द रिकॉर्ड्स ऑफ डिपॉजिटरी, जबकि डिपॉजिटरी के रिकॉर्ड में सिक्योरिटी होल्डर इज रिकॉर्डेड एज ए बेनिफिशियल ओनर। हाउएवर ownership rights and liabilities rest with the beneficial owner. All the rights, duties and liabilities underlying the security belongs to the beneficial owner. So hence answer A is true. Issuer shall be required to enter into an agreement with all the dash before coming out with a public offer. Option A depository, B depository participants, C investors, D SEBI. देखिए इसका हमारा आंसर है A। जितने भी इशूअर होते हैं, जो कंपनीज हैं, जब वो पब्लिक इशू लेके आते हैं, जब वो नया अपना पब्लिक इनिशियल पब्लिक ऑफर लेके आते हैं, शेयर्स इशू करते हैं, कैपिटल रेज करते हैं, तो वो सभी डिपॉजिटरी के साथ एग्रीमेंट करते हैं। इंडिया में दो ही डिपॉजिटरी है, CSDL एंड NSDL, तो दोनों के साथ एग्रीमेंट करते हैं, क्योंकि एट लार्ज जो पब्लिक के अकाउंट्स हैं वो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के थ्रू इन दो डिपॉजिटरीज में हो सकते हैं। अब सेबी का गाइडलाइन है, क्योंकि जो डीमेटेड सिक्योरिटीज होती है, जो पब्लिक इशू आएगा 10 करोड़ से ऊपर का, वो इशू सिर्फ डीमैट हो सकता है, डीमैटेड सिक्योरिटीज में इशू कर सकते हैं। अब उनको ट्रेड करने के लिए क्या चाहिए, डीमैट सिस्टम, तो उनको डेफिनेटली जितनी भी डिपॉजिटरीज होती हैं उनके साथ एग्रीमेंट साइन करना पड़ता है। इसीलिए इसमें हमारे पास इसका आंसर हुआ ए, डिपॉजिटरीज। तो इंडिया में दो डिपॉजिटरीज है, NSDL एंड CDSL। तो मान लीजिए कंपनी ए है, पब्लिक इशू रेज करती है और उसका IPO आता है, तो सबसे पहले वो दोनों डिपॉजिटरी के साथ एग्रीमेंट साइन करेंगी, सो दैट जितने भी पूरे इंडिया में जो इन्वेस्टर्स हैं इन्वेस्ट करना है और उनका अकाउंट किसी भी डिपॉजिटरी के साथ है, थ्रू डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स, वो उसमें पार्टिसिपेट कर पाए। हेंस आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 ए ensures organized trading activities in securities, B provides for direct and indirect control of virtually all aspects of securities trading and running of stock exchanges, C prevent undesirable transaction in securities, D all of the above। तो देखिए क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, इसका आंसर होगा D all of the above। जो हमारा सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट है वो ये भी देखता है कि ऑर्गेनाइज ट्रेडिंग एक्टिविटीज हो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कंट्रोल पर रखता है ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ सिक्योरिटीज ट्रेडिंग एंड रनिंग ऑफ एक्सचेंज, एंड साथ में प्रिवेंट करता है अनडिजायरेबल ट्रांजैक्शंस इन सिक्योरिटीज। तो इसमें हमारा डी ऑप्शन हुआ ऑल ऑफ द अबव, ऑल दीज आर बीइंग ओके फॉर द सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956। अगर एक्सप्लेनेशन पढ़ना चाहें, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 डील्स विद द स्टॉक एक्सचेंजेस, contracts in securities and listing of securities on exchange, and keeps a vigil over all the stock exchange of India and permits and prevents undesirable contracts in securities market through the process of recognition and continued supervision। तो as per Securities Contract Regulation Act
ये सब सिक्योरिटीज के ऊपर, सब ट्रांजेक्शंस के ऊपर सुपरविजन रखता है। आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव। Who can make a request for the demat of securities? Option A, company; B, registered holder of the security; C, depository; and D, depository participant. तो देखिए, ये कह रहा है कि किसी के पास सिक्योरिटीज है, उसको डीमेट की रिक्वेस्ट कौन दे सकता है? तो जो सिक्योरिटी ओनर है, जिसके नाम पर वो सिक्योरिटी रजिस्टर्ड है, वही डीमेट की रिक्वेस्ट दे सकता है। इसलिए हमारा आंसर हुआ बी, रजिस्टर्ड होल्डर ऑफ द सिक्योरिटी। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपके पास आईटीसी कंपनी के शेयर्स हैं, तो आप उसके बेनिफिशियल ओनर हो गए, मींस आपके पास रजिस्टर्ड होल्डर ऑफ द सिक्योरिटी हो गए आप आईटीसी के। अगर आपके पास वो फिजिकल शेयर्स हैं, अगर आपको उसको डीमेट कराना है, तो सिर्फ वो रिक्वेस्ट आप ही दे सकते हैं। इसलिए इसका आंसर हो हमारा रजिस्टर्ड होल्डर ऑफ द सिक्योरिटी कैन ओनली गिव द रिक्वेस्ट फॉर डीमेट। आंसर इज बी। For transmission of securities to the account of new Karta from the account of deceased Karta, the surviving member through the new Karta shall make a joint application to the DP. A true or false? इसका आंसर है ट्रू। देखिए क्वेश्चन समझाता हूं। ट्रांसमिशन ऑफ सिक्योरिटीज का मतलब है ओनरशिप चेंज करना या शेयर्स में नाम चेंज करना। अब एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एचयूएफ के नाम पर कोई शेयर्स हैं और उसमें कर्ता की डेथ हो जाती है, तो अब वो ट्रांसमिशन प्रोसेस करना पड़ेगा। ट्रांसमिशन प्रोसेस क्या है कि वो शेयर्स जो नाम है हिंदू डिवाइडेड एचयूएफ फैमिली में, वो जो डिजीज है उसका नाम हट जाएगा, और जो न्यू करता होगा उस एचयूएफ फैमिली का, वो दोबारा से एक रिक्वेस्ट करेगा, एक नया अकाउंट ओपन करेगा डीपी के साथ में विद सर्वाइविंग मेंबर, और वो शेयर्स हैं वो ट्रांसमिट हो जाएंगे, या कह सकते हैं उसके उस नए अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसमिशन ऑफ सिक्योरिटीज। तो एचयूएफ के अकाउंट में ऐसा ही किया जाता है, जब कर्ता की डेथ हो जाती है तो नया कर्ता जो बाकी सर्वाइविंग मेंबर है उनके थ्रू नया अकाउंट ओपन करता है डीपी के साथ, और वहां पर रिक्वेस्ट करता है ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ सिक्योरिटीज, मींस ओनरशिप चेंज। हेंस आंसर ए, विच इज ट्रू। The stock exchange determines their own listing regulations which have to conform to the minimum listing criteria set out in the A. SEBI Act 1992, Depository Act 1996, Securities Contract Act 1956, D. Companies Act 1956। देखिए इसका हमारा आंसर है सी, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1956। इसका क्या मतलब हुआ? जब भी स्टॉक एक्सचेंजेस अपनी लिस्टिंग, कोई भी स्टॉक्स की लिस्टिंग्स के रेगुलेशंस बनाएगा, तो उसके जो क्राइटेरिया है वो आप थोड़ा बहुत वो अपने एक्सचेंज के क्राइटेरिया भी बना सकता है, बट उसमें जो मिनिमम लिस्टिंग क्राइटेरिया है जो कि सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1956 है, उसको भी उसको अबाइड करना पड़ेगा। तो उसी के फ्रेमवर्क में वो अपने भी कुछ रूल्स रेगुलेशंस बना सकता है, बिकॉज सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1956 में हमने पढ़ा था कि कंप्लीट सुपरविजन रखता है ऑन शेयर ट्रेडिंग, कंट्रोल्स, ट्रांजेक्शंस, इन सभी के ऊपर। तो जो भी स्टॉक एक्सचेंजेस लिस्टिंग की अपनी नॉर्म्स बनाएगा, उसके पास एटलीस्ट जो फ्रेमवर्क होगा, जो मेन फ्रेमवर्क होगा, वो होना चाहिए सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1956। उसी के अंडर में वो अपनी भी लिस्टिंग नॉर्म्स बना सकता है। हेंस आंसर इज सी, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1956। Explanation है, the stock exchanges determine their own listing regulations which have to conform to the minimum listing criteria set out in the Securities Contract Act 1956। तो Securities Contract Act 1956 में कुछ मिनिमम लिस्टिंग क्राइटेरिया है, तो उनको अबाइड करते हुए, उनको इंक्लूड करते हुए कुछ जो नॉर्म्स हैं वो स्टॉक एक्सचेंजेस अपने भी नॉर्म्स बना सकते हैं, ताकि उनकी सिक्योरिटीज को लिस्ट किया जा सके एज पर देयर नॉर्म्स which are well defined in minimum criteria of Securities Contract Act 1956. The process of clearing corporation or clearing house transferring the securities to the broker settlement account for the quantity of securities purchased by them on behalf of their client is known as payout. Option A true, option B false। इसका आंसर है A, that is true। देखिए प्रोसेस ऑफ क्लियरिंग कॉर्पोरेशन क्लियरिंग हाउस ट्रांसफरिंग द सिक्योरिटीज ऑफ द ब्रोकर सेटलमेंट अकाउंट, जो भी ब्रोकर सेटलमेंट अकाउंट्स में होता है, फॉर द क्वांटिटी ऑफ सिक्योरिटीज परचेज्ड बाय देम ऑन द बिहाफ ऑफ देयर क्लाइंट इज नोन एज द पे आउट। तो जो भी ब्रोकर्स हैं जो उनके अपने क्लाइंट्स के बिहाफ पे जो भी क्वांटिटी ऑफ सिक्योरिटीज परचेज करते हैं, उनकी सिक्योरिटीज को ट्रांसफर करना क्लियरिंग कॉर्पोरेशन क्लियरिंग हाउस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, उसको बोलते हैं पे आउट। बिकॉज पे आउट मीन्स शेयर्स को पे आउट करना। तो लेट अस सपोज मैं बायर हूं, तो क्लियरिंग हाउस और क्लियरिंग कॉर्पोरेशन क्या करेगा, ब्रोकर्स के थ्रू वो मेरे अकाउंट में शेयर्स क्रेडिट करेगा और वो उसको बोलते हैं पे आउट। तो हेंस आंसर इज ए ट्रू। देखिए इसको एक्सप्लेनेशन को पढ़ते हैं। द डेट
that the shares are transferred to the custodian or the broker or sub broker after investors sell the share is called the pay in date. तो जब शेयर्स को सेल करते हैं, the date the shares are transferred to the custodian or broker, जब सेल करते हैं तो कस्टोडियन और ब्रोकर और या सब ब्रोकर्स के पास वो शेयर्स चले जाते हैं तो उसको बोलते हैं पे इन डेट। जबकि द डेट द बायर रिसीव्स द शेयर, जबकि जो बायर जब शेयर्स को रिसीव करेगा उसको बोलते हैं पे आउट डेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीपीज शेल हैव नेटवर्थ ऑफ 50 करोड़ और मोर, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स। इसका आंसर हमारे पास बी फॉल्स। बाय सभी सेगमेंट्स के लिए जो डीपी की नेटवर्थ है वो डिफरेंट होती है। तो देखिए नेटवर्थ से भी डिपॉजिटरी एंड पार्टिसिपेंट्स के रूल्स के हिसाब से फॉर एप्लीकेंट हु आर द स्टॉक ब्रोकर्स और नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, उनके लिए जो नेटवर्थ है वो 50 लाख इनफ है फॉर ग्रांटिंग ए सर्टिफिकेशन टू एक्ट एज ए डीपी। जबकि आरएनटी को अगर रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट है तो उसकी नेटवर्थ 10 करोड़ इज मिनिमम फॉर सर्टिफिकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन बाय एसीबी। If a stock broker seeks to act as a DP in more than one depository, अगर मान लीजिए वो एक डिपॉजिटरी से ज्यादा डिपॉजिटरी में पार्टिसिपेंट करता है, he should comply with the specified net worth criteria separately for each depository। तो दोनों डिपॉजिटरी के लिए अलग अलग उसकी नेटवर्थ होना चाहिए। अगर if an NBFC seeks to act as DP on behalf of any other person, उसके बिहाफ पे अगर NBFC करती है तो it needs to have a net worth of 50 crores in addition to the net worth specified by an other authorities। तो देखिए डीपीज के लिए जो सेगमेंट्स के डीपीज हैं तो आरएनटी एजेंट्स के लिए डिफरेंट लिमिट होगी, एनबीएफसी के लिए अलग होगी, स्टॉक ब्रोकर के लिए अलग लिमिट होगी। हेंस आंसर इज बी, दैट इज फॉल्स। हु अनाउंसेस द कट ऑफ डेट टू डिटरमाइन द बीओ ऑफ द सिक्योरिटीज एज ऑफ द डेट। बीओ मींस बेनिफिशियरी ओनर, तो ये कट ऑफ डेट कौन अनाउंस करता है टू डिटरमाइन द बीओ ऑफ द सिक्योरिटीज एज ऑफ डेट। इसका हमारे पास आंसर है डी। देखिए डी आंसर क्यों है, कट ऑफ डेट कौन, एक सिक्योरिटी है, मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल लेते हैं हम लोग अगेन टीसीएस कंपनी ले लेते हैं। अब टीसीएस कंपनी की सिक्योरिटीज हो गई। अब मान लीजिए टीसीएस कंपनी ने डिक्लेयर कर दिया डिविडेंड, तो डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया तो उसको कट ऑफ डेट भी डिक्लेयर करनी पड़ेगी। कट ऑफ डिक्लेयर डेट का मतलब हुआ कि जो कट ऑफ किस पर्टिकुलर डेट को रिकॉर्ड डेट है और उस रिकॉर्ड डेट में जो भी उस शेयर्स के सिक्योरिटी होल्डर्स के जो बेनिफिशियल ओनर होंगे उनको वो डिविडेंड मिलेगा। तो ये कट ऑफ डेट कौन अनाउंस करता है, वो इशूअर करता है। इशूअर मींस जिसको वो सिक्योरिटी है, वो अनाउंसेस द कट ऑफ डेट टू डिटरमाइन द बीओ ऑफ द सिक्योरिटीज एज ऑफ दैट। तो मान लीजिए टीसीएस ने डिक्लेयर कर दिया फॉर एग्जांपल 30 सितंबर, तो ये कट ऑफ डेट हो गई जिसमें कि बेनिफिशियरी ओनर उसने डिपॉजिटरी को बता दिया कि मेरी जो कट ऑफ डेट है टू डिटरमाइन डिविडेंड्स वो 30 सितंबर है। तो वो कट ऑफ डेट अनाउंस कर देगा डिपॉजिटरी को, कि डिपॉजिटरी को वो बताएगा कि मेरे पास 30 तारीख को जो भी मेरे इन्वेस्टर्स होंगे वो एलिजिबल होंगे डिविडेंड्स के लिए। तो कट ऑफ डेट अनाउंस कर दी इशूअर ने, कंपनी ने। जबकि डिपॉजिटरी क्या करता है, डिपॉजिटरी उस कट ऑफ डेट की पूरी लिस्ट दे देता है टू दैट कंपनी और द इशूअर्स कि भाई ये इस पर्टिकुलर डेट को जो आपकी कट ऑफ डेट है उसके ऊपर ये सारे एलिजिबल इन्वेस्टर्स हैं जो आपके किसी भी बेनिफिट को अवेल करने के लिए एलिजिबल है। तो हमारा आंसर हो गया डी, इशूअर। देखिए इसको पढ़ लेते हैं। कॉर्पोरेट एक्शंस अफेक्ट द होल्डर ऑफ द सिक्योरिटीज। कॉर्पोरेट एक्शंस मींस डिविडेंड, स्टॉक्स स्प्लिट, बोनस इश्यूज, राइट्स इशू। Thus, whenever any corporate action takes place, it is necessary to determine the eligible BOs। इसलिए कोई भी जब कॉर्पोरेट एक्शन होता है तो ये नेसेसरी होता है कि एलिजिबल BOs, बेनिफिशियरी ओनर, कि उसके रजिस्टर कि उसके जो शेयर्स और सिक्योरिटीज के ओनर्स कौन है एज ऑफ ए पर्टिकुलर डेट, जो कि एलिजिबल होंगे, एंटाइटल्ड होंगे टू रिसीव द कॉर्पोरेट बेनिफिट। अब उस केस में क्या होता है, द इश्यूअर दस अनाउंसेस ए कट ऑफ डेट टू डिटरमाइन द BO ऑफ द सिक्योरिटीज एज ऑफ दैट डेट। उस डेट की वो को कट ऑफ डेट अनाउंस कर देगा कि भाई इस पर्टिकुलर डेट पे जो भी बेनिफिशियल ओनर होंगे उस सिक्योरिटीज के, मतलब उसके पास वो शेयर्स होंगे, वो एलिजिबल होंगे। तो दिस डेट इज रेफर्ड टू एज द रिकॉर्ड डेट। तो उस कट ऑफ डेट को बोलते हैं रिकॉर्ड डेट। एंड डिपॉजिटरी सिस्टम प्रोवाइड द होल्डिंग रिपोर्ट। अब डिपॉजिटरी सिस्टम क्या करेगा, वो इश्यूअर को पूरी होल्डिंग रिपोर्ट देगा जिसमें पूरी लिस्ट होगी बेनिफिशियरी ओनर की, having holding an ISIN of the issuer as the end of the day of the record date। तो रिकॉर्ड डेट के एंड ऑफ द डे के ऊपर
कि ये सारे वो बेनिफिशियरी ओनर या वो ये सारे स्टेक होल्डर या शेयर होल्डर या सिक्योरिटी होल्डर्स हैं जो कि एलिजिबल होंगे फॉर दैट पर्टिकुलर डिविडेंड और कॉर्पोरेट एक्शन. Hence answer is D, issuer. PDRF stands for option A, physical delivery request form, physical deposit request form, physical deposit remat form, physical delivery remat form. इसका आंसर हुआ ए, फिजिकल डिलीवरी रिक्वेस्ट फॉर्म. तो देखिए, जब मेटल और कमोडिटीज में ट्रेडिंग होती है तो वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होते हैं. अगर आपको वो मेटल अगर आपको फिजिकल चाहिए अपने पास, तो उसके लिए आपको अपनी कंपनी को, अपने जो ब्रोकर हैं, आपको उसको ये फिजिकल डिलीवरी रिक्वेस्ट फॉर्म भरना पड़ता है. जब आप ये फॉर्म सबमिट करते हैं तो वो आपको मेटल या कमोडिटीज की फिजिकल डिलीवरी देते हैं. इसलिए पीडीआरएफ स्टैंड्स फॉर फिजिकल डिलीवरी रिक्वेस्ट फॉर्म. DVP in the government securities market context stand for A, default versus payment, B, delivery versus payment, C, default versus penalty, D, delivery versus penalty. देखिए इसका हमारा आंसर है B, DVP stands for delivery versus payment. इसका explanation पढ़ लेते हैं. Delivery versus payment or DVP is a common form of settlement of securities. The process involves the simultaneous delivery of all the documents necessary to give effect the transfer of securities in exchange for the receipt of stipulated payment amount. इसका मतलब सिर्फ ये हुआ जैसे डिलीवरी वर्सेस पेमेंट, कि जब भी कोई भी चीज की डिलीवरी तभी होगी जब पेमेंट हो जाएगी. सिंपल है लॉजिक. अगर आप देखते हैं तो ये साइमल्टेनियस डिलीवरी ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स नेसेसरी, कि जो भी डिलीवरी होगी वो पेमेंट्स के बेसिस के ऊपर ही होगी. तो डेफिनेटली डिलीवरी वर्सेस पेमेंट is the correct answer and option is B is correct. State whether the given statement is true or false. If adequate balances do not exist in account, then the delivery restrictions will wait for the adequate balances till the end of execution date. देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए मेरे अकाउंट में कंपनी विप्रो के 100 शेयर्स हैं. अब मैंने वो 200 शेयर्स की ट्रांसफर करने की रिक्वेस्ट दे दी है. वो रिक्वेस्ट कैसे देंगे? डीआईएस के थ्रू, डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप के थ्रू. जैसे हम चेक से फंड ट्रांसफर करते हैं वैसे ही हम डीआईएस के थ्रू शेयर्स ट्रांसफर करते हैं. अब मेरे अकाउंट में 200 शेयर्स तो है नहीं, 100 है. तो अब इस क्वेश्चन को दोबारा पढ़ते हैं. स्टेट वेदर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स इफ एडिक्वेट बैलेंसेस डू नॉट एग्जिस्ट इन द अकाउंट. मेरे अकाउंट में मैंने 200 शेयर्स को ट्रांसफर करने की रिक्वेस्ट दे दी, बट मेरे पास बैलेंस नहीं है, 100 है. देन डिलीवरी इंस्ट्रक्शंस विल वेट फॉर द एडिक्वेट बैलेंसेस. तो डिलीवरी जो इंस्ट्रक्शंस होगी वो कब तक वेट करेगी? टिल द एंड ऑफ द एग्जीक्यूशन डेट. तो जिस दिन वो एग्जीक्यूशन डे होगा, मान लीजिए मैंने उसमें एग्जीक्यूशन डेट डाला है फॉर एग्जांपल नेक्स्ट डे का, तो नेक्स्ट डे तक वो डिलीवरीज वहां पर अगर मेरे पास अवेलेबल होंगी तो वहां तक वेट करेंगे. और वो अगर मेरे पास उस समय तक डिलीवरी का जो एग्जीक्यूशन डेट है, और अगर उस समय तक मेरे अकाउंट में बैलेंसेस आता था सिक्योरिटीज का, तो वो मेरे यहाँ से डेबिट होंगी और रेस्पेक्टिव जहां पर मैंने ट्रांसफर की रिक्वेस्ट दी वहां क्रेडिट हो जाएंगी. अब देखिए आंसर ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, दैट इज ट्रू और फॉल्स. आंसर इज ए. इसका मतलब क्या हुआ? ये ट्रू क्यों है? कि अगर मैंने कोई रिक्वेस्ट दे दी है शेयर ट्रांसफर की, बट मेरे पास उतने शेयर्स नहीं है, तो जब तक वो एग्जीक्यूशन डेट होगा, उस स्लिप पर एक एग्जीक्यूशन डेट लिखी जाती है कि इस एग्जीक्यूशन डेट को, इस डेट को वो शेयर्स ट्रांसफर हो. उस एग्जीक्यूशन डे तक अगर मेरे अकाउंट में वो बैलेंसेस आ जाएगा सिक्योरिटीज का, तो वो ट्रांसफर हो सकती है. देन डिलीवरी इंस्ट्रक्शंस विल वेट. तो डिलीवरी इंस्ट्रक्शन तब तक वेट करेगी जब तक का एडिक्वेट बैलेंसेस आ जाता है टिल द एंड ऑफ एग्जीक्यूशन डे. अगर एग्जीक्यूशन डे तक भी बैलेंसेस नहीं होता है तो वो डिलीवरी इंस्ट्रक्शंस फेल हो जाएंगी. हेंस आंसर इज ए, ट्रू. इसका एक्सप्लेनेशन देखिए. इफ देयर इज एडिक्वेट बैलेंस इन द अकाउंट, अगर एडिक्वेट है, सच क्वांटिटी विल बी डेबिटेड ऑन द एग्जीक्यूशन डेट. तो जो भी एग्जीक्यूशन डेट है उस पर वो डेबिट हो जाएगा. इफ एडिक्वेट बैलेंसेस डू नॉट एग्जिस्ट इन द अकाउंट, तो जो अगर एडिक्वेट बैलेंस नहीं है तो उस पर्टिकुलर एग्जीक्यूशन डेट तक उस एडिक्वेट बैलेंसेस का वेट करेंगे. अब क्या होगा? अगर एनएसडीएल है डिपॉजिटरी, तो अकाउंट विल बी डेबिटेड इमीडिएटली ऑन द रिसिप्ट ऑफ एडिक्वेट बैलेंसेस. तो जैसे ही एडिक्वेट बैलेंसेस आएगा वो डेबिट हो जाएगा. बट इन केस ऑफ सीडीएसएल, अगर सीडीएसएल डिपॉजिटरी है तो अकाउंट विल बी डेबिटेड आफ्टर प्री डिफाइंड इंटरवल ऑफ टाइम ऑन द रिसिप्ट ऑफ एडिक्वेट बैलेंसेस. तो अगर एडिक्वेट बैलेंसेस आ गया तो प्री डिफाइंड इंटरवल्स होते हैं, उसी में वो डेबिट होंगे और देन ट्रांसफर्स होंगी. इफ एडिक्वेट बैलेंसेस आर नॉट रिसीव्ड, बट अगर एग्जीक्यूशन डेट तक भी अगर एडिक्वेट बैलेंसेस नहीं होता है सिक्योरिटीज का, तो इंस्ट्रक्शंस विल फेल and shares will not be transferred. An investor can subscribe to minimum of rupees
dash or multiple thereof in commercial paper. Option A 10,000, B 1 lakh, C 5 lakh, D 1 करोड़। देखिए इसका ऑप्शन है सी 5 लाख। इसको एक्सप्लेन करते हैं, इसका क्वेश्चन समझते हैं कि अगर कोई इन्वेस्टर सब्सक्राइब करना चाह रहा है या परचेज करना चाह रहा है कमर्शियल पेपर, तो वो कितना मिनिमम अमाउंट कर सकता है और उसके कितने मल्टीपल्स में कर सकता है। तो जब भी वो कमर्शियल पेपर को परचेज करेगा तो 5 लाख रुपीज मिनिमम होंगे और उसी के मल्टीपल में वो परचेज कर सकता है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर उसको 50 लैक्स के करने हैं तो डेफिनेटली 5 लाख का जो कमर्शियल पेपर है उसको यूनिट्स में ट्रीट करते हैं। तो 5 लाख कमर्शियल पेपर की एक यूनिट होती है। सिक्योरिटीज विल बी क्रेडिटेड इन इन्वेस्टर्स अकाउंट इन टर्म्स ऑफ यूनिट। तो मान लीजिए अगर उसको 50 लैक्स के खरीदने हैं तो 50 लैक्स को अगर आप डिवाइड करेंगे 5 लाख से, क्योंकि 5 लाख की एक यूनिट है तो 10 यूनिट्स आ गई, तो उसको 10 यूनिट्स क्रेडिट हो जाएंगे उसके डीमैट अकाउंट में। और अगर उसको मान लीजिए 5 करोड़ इन्वेस्ट करना है तो 5 करोड़ के पास उसके लिए उसको 100 यूनिट्स आ जाएंगी जो उसके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगी। एंड द इन्वेस्टर्स हैज द चॉइस ऑफ होल्डिंग कमर्शियल पेपर इन सेपरेट अकाउंट और ऑल इट्स होल्डिंग इन वन अकाउंट। तो कमर्शियल पेपर को वो सेपरेट अकाउंट में भी रख सकता है और एक ही अकाउंट में रख सकता है बाकी अदर सिक्योरिटीज के साथ। स्टॉक एक्सचेंज इज द की फीचर ऑफ द डिपॉजिटरी इन इंडिया। ऑप्शन ए ट्रू एंड ऑप्शन बी इज फॉल्स। इसका आंसर है ए ट्रू। देखिए बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है कि डिपॉजिटरी सिस्टम में जहां सारे शेयर्स डीमेटेड होते हैं वहां पर जितने भी शेयर्स ट्रेड करेंगे वो सब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही रखे जाते हैं, बुक एंट्रीज होती है, तो उसमें स्टॉक एक्सचेंज मेन पार्ट है। तो स्टॉक एक्सचेंज इज द मेन पार्ट और वी कैन से द की फीचर्स ऑफ द डिपॉजिटरी सिस्टम, बिकॉज सारे शेयर्स की ट्रेडिंग ही स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू होती है और अब डीमेट फॉर्म में इलेक्ट्रॉनिक मोड्स में होती है। तो ये एक डिपॉजिटरी सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, हेंस आंसर ए विच इज ट्रू। In market transfer, the DI slips means delivery instruction slip should contain the settlement number for which the securities are being transferred to the clearing member account. तो ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स। इसका आंसर है ए ट्रू। देखिए ये डिलीवरी इंस्ट्रक्शंस की हमने स्लिप लगाई है। जब भी आप डीआई मतलब डिलीवरी इंस्ट्रक्शंस, एक तरह से जैसे हम अकाउंट्स में बैंक अकाउंट में चेकबुक यूज करते हैं वैसे ही शेयर्स को में ट्रांसफर करने के लिए डीआई स्लिप डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप यूज करते हैं। अब ये अगर हम कोई मार्केट की ट्रांजेक्शन है, ऑन मार्केट ट्रांजेक्शन है, तो देखिए इसके अंदर हमें मार्केट सेटलमेंट नंबर, मार्केट टाइप, मार्केट सेटलमेंट नंबर, क्लियरिंग मेंबर बीपीआईडी, क्लियरिंग मेंबर नेम डीपीआईडी, डीपी नेम, क्लाइंट आईडी। तो जिसको भी ट्रांसफर कर रहे हैं, कौन से सिक्योरिटीज ट्रांसफर कर रहे हैं, उसका नाम क्या है, उसका आईएसआईएन क्या है, उसकी क्वांटिटी क्या है, क्वांटिटी इन वर्ड्स, कौन से डेट को वो ट्रांसफर होनी है, ये सब ये स्लिप के थ्रू जाता है। तो हेंस आंसर ए इज करेक्ट। तो इसमें सेटलमेंट नंबर मैंडेटरी होता है अगर कोई ऑन मार्केट ट्रांजेक्शन होती है। अब इसका देखिए एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं कि सेटलमेंट नंबर होता क्या है। ट्रेडिंग पीरियड ऑफ ईच मार्केट सेगमेंट इज आइडेंटिफाइड बाय ए सेटलमेंट नंबर। पूरे 365 जो भी साल भर का जो भी टाइम पीरियड होता है, उस ट्रेडिंग पीरियड होता है, उन ट्रेडिंग पीरियड को डिवाइड किया जाता है बाय ए सेटलमेंट नंबर। एवरी सेटलमेंट नंबर एज ए ट्रेड बिगिनिंग डे, ट्रेड एंडिंग डे एंड सेटलमेंट पे इन डे एंड सेटलमेंट पे आउट डे। तो हर एक सेटलमेंट का एक पर्टिकुलर ट्रेड बिगिनिंग डे होगा कि कौन से दिन में उसकी ट्रेडिंग हो रही है, वो ट्रेड कौन से दिन को एंड हो रहा है, और उसमें सेटलमेंट पे इन डेट क्या है और सेटलमेंट पे आउट डेट क्या है जब वो शेयर्स ट्रांसफर होंगे। तो उन पर्टिकुलर पीरियड को एक सेटलमेंट नंबर दिया जाता है। एंड स्टॉक एक्सचेंज डिवाइड ए पीरियड ऑफ 1 ईयर। तो जो स्टॉक एक्सचेंज होते हैं वो क्या करते हैं, पूरे एक साल का जो फाइनेंशियल ईयर होता है या कैलेंडर ईयर होता है, वो उनको डिफरेंट सेवरल सेटलमेंट पीरियड्स में डिवाइड कर देते हैं और उनको एक एक सेटलमेंट नंबर एलोकेट कर देते हैं फॉर ईच सेटलमेंट पीरियड। ऑल दीज डेज कलेक्टिवली आर कॉल्ड सेटलमेंट कैलेंडर एंड डिपॉजिटरी सिस्टम विल गिव कंप्लीट डिटेलमेंट ऑफ सेटलमेंट कैलेंडर फॉर ईच स्टॉक एक्सचेंज। तो जो डिपॉजिटरी सिस्टम है वो पूरा स्टॉक एक्सचेंजेस को सेटलमेंट कैलेंडर देता है। उसी से ट्रेडिंग डे की ट्रेड कब शुरू हुआ, ट्रेड कब खत्म हुआ, कब आपके शेयर्स ट्रांसफर होंगे, पे इन होंगे, पे आउट होंगे, वो सब सेटलमेंट नंबर पर डिपेंड करता है। बिकॉज सेटलमेंट नंबर एक्चुअली इज बीइंग गिवन टू ए वन पर्टिकुलर पीरियड विच इज सेटलमेंट पीरियड। तो पूरा कैलेंडर है उसको पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं अकॉर्डिंग टू द सेटलमेंट कैलेंडर्स। तो डीआईएस शुड कंटेन द सेटलमेंट नंबर। तो जो डिलीवरी इंस्ट्रक्शंस है उसमें सेटल नंबर मेंशन करना मैंडेटरी है। फॉर विच द सिक्योरिटीज आर बीइंग ट्रांसफर्ड फॉर टू द क्लियरिंग मेंबर अकाउंट। तो हमारा आंसर हो गया ट्रू कि सेटलमेंट नंबर उसको मेंशन करना मैंडेटरी है।
DI slip should contain which of the following details in case securities are being transferred to the clearing member account in a market settlement. देखिए मार्केट सेटलमेंट में अगर कोई सिक्योरिटीज ट्रांसफर करना है तो कौन कौन सी डिटेल मेंशन करनी इंपॉर्टेंट है. ऑप्शन ए नेम ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज, बी मार्केट टाइप, सी सेटलमेंट नंबर, डी ऑल ऑफ द अबव. हेंस आंसर इसका अगर हम देखते हैं तो डी. ये डिलीवरी इंस्ट्रक्शंस है हमारे पास, इसमें ISIN नंबर, सेटलमेंट नंबर, मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज, ऑल दीज डिटेल्स आर रिक्वायर्ड. तो अगर कोई भी मार्केट ट्रांजेक्शन हुई है एंड दीज सिक्योरिटीज आर बीइंग ट्रांसफर्ड टू द क्लियरिंग मेंबर अकाउंट, तो ये सारी डिटेल्स की रिक्वायरमेंट होती है. तो इस डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप के थ्रू ही शेयर्स ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर अकाउंट. Nomination cannot be changed at will by resubmitting the nomination detail. ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स. तो इसका देखिए क्वेश्चन है कि नॉमिनेशन अगर किसी ने किया तो वो चेंज नहीं हो सकता है एट विल ऑफ ए क्लाइंट, बट जबकि ऐसा नहीं है, इसका आंसर है फॉल्स. जो नॉमिनेशन है वो कभी भी चेंज किया जा सकता है. नॉमिनेशन कैन बी चेंज्ड इन अकाउंट एन नंबर ऑफ टाइम्स. तो देखिए नॉमिनेशन फैसिलिटी कैन बी अवेल्ड एट द टाइम ऑफ ओपनिंग ऑफ द डिपॉजिटरी अकाउंट इटसेल्फ और सब्सिक्वेंटली आल्सो. There is a separate prescribed format for nomination under depository segment. तो नॉमिनेशन के लिए एक फॉर्म भरना है और वो फॉर्म सबमिट करना है. नॉमिनेशन कैन आल्सो बी चेंज एट विल बाय री सबमिटिंग द नॉमिनेशन डिटेल. तो अगर कभी भी नॉमिनेशन चेंज करना हो तो प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म लिया, उसमें नॉमिनेशन डिटेल चेंज की और दोबारा सबमिट किया, तो नॉमिनेशन कैन बी चेंज एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम बाय द डीमैट अकाउंट होल्डर. Who can make a request for demat of securities? Option A company, B is registered holder of the securities, depository participant. तो देखिए रिक्वेस्ट फॉर डीमेट ऑफ द सिक्योरिटीज का मतलब स्टॉक, शेयर्स, ऑप्शन, डिबेंचर्स, एनीथिंग. तो सिक्योरिटीज को डीमेट करने की, जो फिजिकल से डीमेट करने की रिक्वेस्ट है वो कौन कर सकता है? इसका आंसर है बी, रजिस्टर्ड होल्डर ऑफ द सिक्योरिटी. कि जो उसके पास, जिसके पास ओनरशिप है, जिसके पास वो सिक्योरिटी है, वही तो ऑर्डर कर सकता है, वही तो रिक्वेस्ट कर सकता है कि मेरी जो सिक्योरिटी है फिजिकल सिक्योरिटीज उसको डीमेट कर दो, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दो. तो आंसर बी, रजिस्टर्ड होल्डर ऑफ द सिक्योरिटी कैन मेक द रिक्वेस्ट फॉर डीमेट. BSDA स्टैंड्स फॉर बेसिक सर्विस डीमेट अकाउंट. ए ट्रू, बी फॉल्स. तो इसका आंसर है ट्रू, दिस इज करेक्ट. BSDA स्टैंड्स फॉर बेसिक सर्विस डीमेट अकाउंट. इसका देखिए एक्सप्लेनेशन पढ़िए. ए BSDA इज ए डीमेट अकाउंट that is intended for small investors. जो small investors होते हैं who don't or can't invest regularly in stocks, bonds, ETF or mutual fund. तो BSDA can be opened with and maintained at a reduced cost. तो जो बेसिक सर्विस डीमेट अकाउंट होते हैं उसमें उसकी कॉस्ट बहुत कम होती है, उसमें चार्जेस बहुत नॉमिनल होते हैं. तो ये बहुत ही स्मॉल इन्वेस्टर्स के लिए जो रेगुलर ट्रेड नहीं करते हैं उनके लिए बेसिक सर्विस डीमेट अकाउंट ओपन किया जा सकता है. सेबी फेल्ट दैट, सेबी ने ये लगा कि जो मेजोरिटी ऑफ द डीमेट अकाउंट होल्डर हैं दे रियरली यूज देयर अकाउंट्स, don't really use their accounts as such and they should and still end up paying high maintenance fees. तो वो अकाउंट्स बहुत ज्यादा यूज तो करते नहीं और मेंटेनेंस फीस काफी दे देते हैं. इसलिए उनको हेल्प करने के लिए उनके लिए एक बेसिक डीमेट अकाउंट को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया. दीज अकाउंट्स आर कॉल्ड बेसिक सर्विस डीमेट अकाउंट. PDRF इज एक्रोनियम फॉर. इसका मतलब हुआ कि PDRF को क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए फिजिकल डिलीवरी रिक्वेस्ट फॉर्म, बी फिजिकल डिपॉजिट रिक्वेस्ट फॉर्म, सी फिजिकल डिपॉजिट रीमेट फॉर्म, डी फिजिकल डिलीवरी रीमेट फॉर्म. तो देखिए PDRF एक्चुअली स्टैंड्स फॉर फिजिकल डिलीवरी रिक्वेस्ट फॉर्म. हमारा आंसर हुआ ए. ये इस तरह का फॉर्मेट होता है जब आप कोई मेटल और कमोडिटी में ट्रेड करते हैं और आपको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट की इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म की इंस्टेड अगर आपको रिक्वायरमेंट चाहिए होता है कि मेरे को वो कमोडिटी या मेटल है वो मेरे को फिजिकल डिलीवरी चाहिए, तो आप उसके लिए इस तरह का फॉर्म भर सकते हैं विच इज कॉल्ड फिजिकल डिलीवरी रिक्वेस्ट फॉर्म. जब आप ये सबमिट करेंगे तो उन कमोडिटीज और मेटल की आपको डिलीवरी हो जाएगी इन फिजिकल. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा DIS स्टैंड्स फॉर ए डिलीवरी इंटेंट स्लिप, बी डिलीवरी इंफॉर्मेशन स्लिप, सी डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप, डी डिलीवरी इंटरनेशनल स्लिप. तो देखिए इसका हमारा आंसर है सी, डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप. डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप एक तरह की चेकबुक होती है. जिस तरह से हम फंड ट्रांसफर करते हैं थ्रू चेकबुक, वैसे ही हम डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप के थ्रू शेयर्स, सिक्योरिटीज की डिलीवरी करते हैं, जिसमें हम डिलीवरी की इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि मेरे अकाउंट को डेबिट करके एक रेस्पेक्टिव अकाउंट में क्रेडिट करने को. डिलीवरी
इंस्ट्रक्शन स्लिप एक ऐसी स्लिप जिसमें डिलीवरी शेयर्स ऑफ डिलीवरी या सिक्योरिटीज ऑफ डिलीवरीज की इंस्ट्रक्शंस दी जाए, दिस इज कॉल्ड DIS, डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप, हेंस आंसर सी इज करेक्ट. Act for nomination in respect of shares, debenture, fixed deposit, etc. is option A, the Companies Act 1956, the Companies Amendment Act 1999, C, Depository Act 1996, D, SEBI Act 1992. तो देखिए इसका आंसर है बी, द कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 1999. कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 1999 के थ्रू ही इंट्रोड्यूस किया गया था कि जिसके पास भी जो शेयर्स, डिवेंचर, फिक्स डिपॉजिट इसके ओनर्स हैं, या ये कह सकते हैं इन सिक्योरिटीज के बेनिफिशियल ओनर हैं और रजिस्टर्ड ओनर हैं या उनके पास ओनरशिप है, वो नॉमिनेशंस कर सकते हैं. और वो नॉमिनेशंस की जो फैसिलिटी इंट्रोड्यूस की हुई थी वो हुई थी एज पर द कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 1999. तो आंसर बी इज करेक्ट. तो फ्रेंड्स इसके लिए आज तक पार्ट 4 में यहीं तक है. तो डेफिनेटली अगर ये वीडियोस आपको अच्छी लग रही हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, प्लीज रेफर करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा. जो भी नोटिफिकेशंस होंगी वो डेफिनेटली आपको टाइम पर मिलेंगी. जो करंट मटेरियल होगा वो डेफिनेटली आप उसको सब्सक्राइब कर पाएंगे, जल्दी आप वॉच कर पाएंगे. तो थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. प्लीज देखते रहिए. इन वीडियोस को देखकर आपका बहुत इजीली एग्जाम क्लियर हो सकता है और कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सकते हैं. थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे.